इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन को दिखाते हुए जिसके अंदर हेलबॉय नाम का एक खतरनाक शैतान मौजूद था। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये शैतान लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये तो पूरी दुनिया में मौजूद डीमंस और खतरनाक शक्तियों को पकड़ता है और चारों तरफ शांति बनाए रखने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। फिलहाल हेलबॉय बॉबी और डैनी नाम के अपने दो साथियों के साथ कुछ तो लेकर जा रहे थे। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इम्पोर्टेंट चीज थी जिसे संभाल कर लेकर जाना पड़ता था। फिलहाल हेलबॉय अंदर कंपार्टमेंट में आकर एक बॉक्स के ऊपर बैठ जाता है। उसकी पूरी नजर बॉक्स के ऊपर थी, शायद उसके अंदर कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज है। अब डैनी पता नहीं क्यों हेलबॉय से कह रहा है कि अंदर जो भी चीज है तुम उससे बहुत ज्यादा डर रहे हो, बट हेलबॉय आज तक किससे भी नहीं डरा था। इनफैक्ट उसने तो बुरे से बुरे शैतानों को भी मार गिराया होता है। अचानक अब उस बॉक्स के अंदर कुछ तो हिलने लगा। उसके अंदर तो एक मकड़ी थी जो अपना साइज काफी बड़ा कर ले रही होती है। अब देखते ही देखते उसका साइज इतना ज्यादा हो गया कि वो हेलबॉय पर टूट पड़ी। हेलबॉय भी कम नहीं था, उसने भी पलटवार किया और उस खतरनाक स्पाइडर को मारने लगा। स्पाइडर के बड़े बड़े नुकीले पंजे मौजूद थे जिसने सबसे पहले डैनी को मार दिया। वो तो बॉबी को भी चोट पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता है, बट हेलबॉय उसे बचा रहा था और खुद भी मार रहा था। उस बड़े से स्पाइडर और हेलबॉय दोनों की ताकतें एकदम कंबाइन थी। इसकी वजह से ट्रेन का वो कंपार्टमेंट काफी हिलने लगा और एक बार आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण ट्रेन अब पूरी की पूरी ट्रैक पे से उतर जाती है। हेलबॉय किसी भी तरीके से बॉबी को लेकर नीचे आता है। उन दोनों को काफी चोट भी लगी थी, लेकिन फिलहाल अभी उस बड़े से स्पाइडर से बचना है। वो स्पाइडर तो काफी विशालकाय हो गया था जो पेड़ों पर से यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है। उसने तो हेलबॉय पर हमला करना छोड़ा नहीं। हेलबॉय सबसे पहले बॉबी को साइड में कर देता है और फिर उस स्पाइडर से लड़ने के लिए उसे थोड़ा दूर लेकर जाता है। यानी हेलबॉय उससे डर नहीं रहा था, बल्कि उसे लड़ने के लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है। स्पाइडर ने तो बहुत बुरी तरीके से हेलबॉय पर हमला किया, बट हेलबॉय अपना पंजा निकालता है। उसका पंजा कुछ अलग ही टाइप का था। वो ऐसे मटेरियल से बना होता है जो पृथ्वी पर पाई ही नहीं जाती। अब यहाँ हेलबॉय ने जब अपने पंजे की मदद से उस स्पाइडर को मारना स्टार्ट किया तो स्पाइडर वहां से भागने का ट्राई करता है। इनफैक्ट उसने तो अब अपना साइज भी छोटा कर लिया था। वो इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि हेलबॉय और बॉबी दोनों मिलकर उसे नहीं पकड़ पाते। छोटा सा स्पाइडर सीधा भागते हुए नाली वाले रास्ते से दूर चला जाता है। हेलबॉय और बॉबी जिन्हें की काम मिला था कि स्पाइडर की देखरेख करनी है, वो अब गुम हो चुका है, लेकिन फिर भी वो खुश थे कि उनकी जान को खतरा नहीं हुआ। डैनी मर गया, यही तो हेलबॉय चाहता था। वो हमेशा हेलबॉय का मजाक उड़ाया करता है। अब वो दोनों देख पा रहे थे कि किस तरीके से वो फॉरेस्ट वाले इलाके में फंसे हुए हैं। उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो रात के समय वो कहाँ पर रुकेंगे। वो दोनों ट्रैवल करते हुए पास ही में मौजूद एक कबीले वालों के यहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही बहुत कम लोग रहा करते थे। अब बॉबी वहाँ के एक मेंबर के पास जाकर पूछती है कि उसे कोई टेलीफोन या फिर कनेक्शन डिवाइस मिल सकता है कि नहीं। वो सब शहर से आए हैं और उसे कांटेक्ट करना है कुछ रेस्क्यू टीम से जो यहाँ पर आकर उन्हें रेस्क्यू करके लेके जाएंगे। पर वो कबीला उतना एडवांस नहीं था और यहाँ कनेक्शन के कोई भी साधन नहीं होते। यानी ये बात क्लियर थी कि वो दोनों इस फॉरेस्ट में बहुत लंबे समय तक फंसे रहने वाले हैं। अब अचानक हेलबॉय और बॉबी नोटिस करते हैं कि उन लोगों के घर में एक बच्चा मौजूद है। उस बच्चे ने बिल्कुल कपड़े नहीं पहने हैं और एक भी मसल मूव नहीं कर पा रहा है। देखने से साफ पता चल रहा था कि किसी आत्मा ने उसे कर्स किया है या फिर वो पॉसेस हो चुका है। उसके घर वालों को यही लगता था कि इसे एक विच ने कर्स कर दिया है जिसका नाम कोरा है, लेकिन हेलबॉय बोल रहा था कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। थोड़ी ही देर के अंदर वहां पर टॉम नाम का एक आदमी आता है। टॉम पहले यहीं रहा करता था, लेकिन वो कई सालों बाद इस जगह पर वापस अपने मॉम से मिलने आया है। टॉम जैसे ही उस लड़के को तड़पते हुए देखता है तो वो तुरंत ही समझ गया कि ये काम विच का है। टॉम को तो बाहर की तरफ एक बालों का गुच्छा मिला था जो किसी कर्स का ही हो सकता है। वो भी समझ गया कि ये काम ऑब्वियस किसी खतरनाक विच ने किया होगा। उस लड़के के घर वाले ये बताने लगे कि हमारा बच्चा रोज उसके घर के पास जाया करता था और थोड़ा उसे परेशान करता। शायद इसी वजह से कोरा नाम की उस विच ने इसे कर्स कर दिया। लेकिन टॉम जो इस जगह पर पहले भी रह चुका है, उसे ये भरोसा नहीं होता कि कोरा एक विच बन चुकी है, क्योंकि कुछ समय पहले वो एकदम नॉर्मल हुआ करती थी। वो लोगों को ना तो नुकसान पहुंचाती थी और ना ही किसी को दुख देती थी। अब उस बच्चे को ठीक करने के लिए टॉम ने बताया कि तुम सभी इसके कपड़े को निकालकर गर्म पानी में उबाल दो। थोड़ी देर के अंदर विच का कर्स निकल जाएगा और वो भी पहले जैसा हो जाएगा। टॉम अब इतने सालों बाद इस जगह पर अपनी मॉम एंड डैड से मिलने आया था। ऑलमोस्ट उसे 10 साल हो चुके हैं यहाँ से शहर गए हुए। पर अचानक जब टॉम ने अपने मॉम एंड डैड के बारे में बताया तो वहाँ मौजूद एक लेडी कहती है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही। उस मोमेंट के बाद से तुम्हारे फादर भी नहीं दिखाई दिए। इस बात से टॉम को ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन वो समझने लगा कि शायद उसके फादर काफी ड्रिंक करने लगे होंगे। उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं होगा और वो यहीं कहीं पड़े रहेंगे। फिर भी टॉम उनसे मिलने के लिए जाने लगता है।
अब यहाँ बॉबी टॉम से कुछ बातें करने लगी उस खतरनाक आत्माओं और कर्स के बारे में। पता चल रहा था कि टॉम को इन चीजों के रिलेटेड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो अब बॉबी भी चाहती थी कि वो इन सारे लाइव इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करे और इनके बारे में रिसर्च करे। उसे इन चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। तब जाकर बॉबी डिसाइड करती है कि वो टॉम के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन हेलबॉय ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो तो बॉबी को वहां से लेकर जाने लगा क्योंकि इन चीजों में बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। और तो और बॉबी तो फील्ड वर्क के लिए बनी भी नहीं है, उसका काम है हर एक मिशन का अच्छी तरीके से रिपोर्ट्स बनाना। पर बॉबी ऑफिस वर्क से एकदम परेशान हो चुकी थी। वो तो बार बार हेलबॉय से रिक्वेस्ट करने लगती है, जिससे कि अंत में जाकर हेलबॉय को मानना ही पड़ा। यानी कि अब हेलबॉय भी बॉबी को लेकर टॉम के साथ जाएगा। लेकिन हेलबॉय को कहीं ना कहीं टॉम पर शक हो रहा था। जरूर उससे रिलेटेड कुछ तो ऐसी काली शक्तियां हैं जो अभी तक दिखाई तो नहीं दी हैं, लेकिन आगे चलकर वो तबाही मचाएंगी। वो तीनों तो अब सीधा फॉरेस्ट वाले इलाके के और अंदर जाने लगते हैं। अब हमें उस जगह पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसके पास कोई तो खतरनाक आत्मा आ रही थी। ये सोल पता नहीं क्यों उस बूढ़ी औरत से कुछ पूछ रही होती है। उस बूढ़ी औरत से सोल ने कहा कि मुझे उस विच बॉल को बनाना सीखना है, आखिर वो कैसे बनता है मुझे बता दो। बूढ़ी औरत ने सारी चीजें बताई कि अगर तुम्हें जिस भी इंसान को कर्स करना है तो उसके लिए ही विच बॉल को बनाया जाता है। इन चीजों के लिए कुछ सामग्री चाहिए होती है जिसके बारे में बूढ़ी औरत ने बताना स्टार्ट किया। उन विधियों में मेंढक, केचुए और भी बहुत सारे जानवरों के स्किन्स लगते हैं और उन्हें कंबाइन करके एक मिश्रण बनाया जाता था। इन चीजों के अलावा जिस भी इंसान को पूरी तरीके से प्रोसेस करना है तो उसके बाल भी चाहिए होंगे। यानी इन विधियों को ही पूरा करके वो किसी को भी प्रोसेस कर सकते हैं और इवन कर्स भी कर देते हैं। पता नहीं ये आत्मा कौन है, लेकिन ये साफ हो रहा है कि वो किसी को प्रोसेस करने वाली है। दूसरी तरफ हेलबॉय, बॉबी और टॉम ट्रेवल करते हुए उस फ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं जिस विच का नाम कोरा था। कोरा और टॉम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। टॉम ने बोल दिया कि शायद कोरा गांव में गई होगी जो कुछ समय बाद यहाँ पर आएगी, तो वो लोग यहाँ पर उसका वेट कर सकते हैं। हेलबॉय और बॉबी ने मिलकर अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएं। अब जैसे ही वो थोड़ा सा सर्च करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं तभी अचानक उन्हें एक शॉकिंग बात पता चली। उन्होंने देखा कि वहां पर तो किसी इंसान की स्किन पड़ी हुई है। ये किसी और की नहीं बल्कि कोरा नाम की उसी विच की थी जिसने अपनी पूरी बॉडी की स्किन चेंज कर ली होती है। ये कुछ वैसा ही था जैसे कोई सांप बहुत टाइम बाद होने पर अपना स्किन चेंज कर लेता है। लेकिन ये शॉकिंग बात है कि कोरा अब कैसे दिखने लगी होगी ये तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा, इसीलिए तब तक वो तीनों उसी जगह पर इंतजार करते हैं। टॉम यही विश कर रहा था कि कोरा उसकी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था जिसमें कि हेलबॉय ने टॉम से पूछा कि तुम इन चीजों से कैसे कनेक्टेड हो, तुम्हें कैसे इन सारे विचेस और उनकी विधियों के बारे में पता है। तब जाकर टॉम ने सच्चाई बताई कि कई साल पहले वो इसी गांव में रहा करता था, तो उसे नदी के किनारे एक लेडी मिली थी। वो लेडी बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है जो कुछ समय के अंदर ही टॉम के पास आकर उसे कुछ बताने लगी। इनफैक्ट वो लेडी तो एक विच होती है जो टॉम को प्रेरित करती है कि वो भी उसकी तरह बन जाए। उस विच ने तो टॉम को एक रिचुअल के बारे में बताया जिसमें कई सारी हड्डियां जमा की जाती हैं किसी जानवर की, और मंत्र पढ़ने पर उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। टॉम उस समय ना समझ था, इसीलिए जो जो उस विच ने बोला वो करता गया। उसने तो एक मरी हुई बिल्ली की सारी हड्डियां निकाल ली और उससे ही रिचुअल कंप्लीट करने लगा। इन चीजों को पूरा करते ही फॉरेस्ट के अंदर एक कर्स मैन आएगा। इस कर्स मैन ने एक हैट पहनी हुई होगी जो उसकी सारी विशेष पूरी कर सकता था। अगर उस हैट मैन ने रिचुअल में अप्लाई की गई किसी भी हड्डी को चुन लिया तो टॉम उससे पीछे नहीं हट सकता था, उसे कोई ना कोई विश मांगनी ही पड़ेगी। इन विशेष में कुछ भी अप्लाई किया जा सकता था, जैसे कि लंबी उम्र या फिर अनलिमिटेड पैसा। सिर्फ एक शर्त होती है कि जो भी लाइफ उसे मिलेगी वो कर्स होगी, यानी वो उसके अंदर कभी भी अनंत काल तक मर नहीं सकता, और जो भी कर्स आत्माएं उससे जुड़ी होंगी वो हमेशा उसे प्रोसेस करती रहेंगी। टॉम को उस समय थोड़ी बातें समझ में आ चुकी थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द वहां से भागने लगा, पर तब तक हैटमैन ने एक हड्डी चूज भी कर ली होती है। टॉम ने उन हड्डियों को दूर भी फेंका पर वो उसके पास आ ही जाती थी, और इतने सालों बाद आज का समय है वो हड्डी हमेशा हमेशा के लिए टॉम के साथ मौजूद रहती है। यानी हैटमैन ने टॉम को सेलेक्ट करके उसके जीवन को कर्स कर दिया है। टॉम तो कई बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका है, बट इसमें वो नाकामयाब ही हो जाता था। अब यहाँ पर वो सब बात करते ही रहते हैं, तभी हमें खिड़की की तरफ एक रकून डॉग दिखाई दिया। वो रकून डॉग सीधा ट्रेवल करते हुए अंदर घुसता है और कोरा द्वारा निकाली गई उस स्किन को पूरी तरीके से बदलने लगता है। बाद में पता चला कि वो रकून डॉग कोई और नहीं बल्कि कोरा ही थी, जो अपनी ताकत की मदद से अलग अलग टाइम पर अपना रूप बदल सकती है। फिलहाल तो वो अपने इंसानी रूप में वापस आ रही थी। जब वो अपनी स्किन को कंट्रोल करने लगती है तो ये पूरा सीन देखकर सभी लोग काफी डर रहे होते हैं, खास करके बॉबी बहुत ज्यादा डर जाती है। हेलबॉय उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट भी कर रहा था।
कोरा यहाँ पर इंसानी रूप में जब वापस आ रही थी तो उसे बहुत दर्द होता है। ये दर्द उसके चिल्लाने की वजह से महसूस किया जा सकता था। कोरा तो बिल्कुल भी सोच नहीं पाती कि वो कैसे आ गई। इन खतरनाक चीजों को देखने के बाद टॉम बताता है कि कोरा भी कहीं न कहीं उस कर्ज में फंस गई है, लेकिन उस हैटमैन ने इसी तरीके से कई लोगों को अपनी जाल में फंसाया है। अब यहाँ फॉरेस्ट के अंदर से एक विच घोड़े के ऊपर सवार होकर उनके पास आती है। ये वही विच थी जिसने कि कई साल पहले टॉम को अपने कब्जे में किया होता है। अब तो वो वहाँ वापस से आ चुकी है कोरा और टॉम दोनों को लेने के लिए। उन दोनों की लाइफ कर्ज हो चुकी है तो वो इस तरीके से छुप नहीं सकते। हेल बॉय और बॉबी सभी लोग अब सामने आ जाते हैं जो कि उस विच की बातें सुन रहे थे। लेकिन अब हेल बॉय सामने आकर कहता है कि इन लोगों को कुछ भी करने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। बट वो विच हेल बॉय को इग्नोर करते जाती है और टॉम को एक बात बताती है। उसने कहा कि तुम्हारे फादर मरे नहीं है, बल्कि वो तो अनजानी तरीके से गायब हो चुके थे जिन्हें मैंने गायब किया था। वो विच कहने लगी कि मैं वापस आऊंगी और सभी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। वो तो अपना काला जादू यूज करती है और वहां से गायब हो जाती है। थोड़ी देर में वहां जो विच का घोड़ा मौजूद था वो एक इंसान में कन्वर्ट होने लगा। धीरे धीरे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि टॉम के ही फादर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे। उस विच और हैटमैन दोनों ने मिलकर इन्हें भी कर्ज कर दिया था। बट यहाँ टॉम के फादर बहुत कमजोर हो चुके थे तो इसीलिए वो सह नहीं पाते और वहीं मर जाते हैं। टॉम तो अब यहाँ अपने फादर का अच्छी तरीके से फ्यूनरल करना चाहता था तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि फॉरेस्ट के दूसरी तरफ एक ग्रेवयार्ड मौजूद है, वो वहां जाकर इनका अच्छी तरीके से फ्यूनरल कर देंगे। सुबह होने पर अब सभी लोग फॉरेस्ट वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में कोरा को पता नहीं कुछ तो अजीब सा होने लगा। वो बिल्कुल भी खुद की बॉडी को फील नहीं कर पाती और अचानक वहां से गायब हो जाती है। हेल बॉय और बॉबी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे बट थोड़ी देर बाद पता चला कि कोरा हवा में उड़ रही है। उसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से पॉसेस कर लिया था। हेल बॉय और सभी लोग उसकी मदद तो करना चाहते थे लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है उन्हें भी नहीं समझता। अब थोड़ी ही देर में कोरा की बॉडी में से एक काला सांप निकलता है। ये सांप उसकी बॉडी के चारों तरफ घूमने लगा था और इनफैक्ट उसके मुंह में भी चला जाता है। इतना खतरनाक मोमेंट देखकर तो बॉबी बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अचानक उस ब्लैक स्नेक ने तो कोरा के गले पर काटना स्टार्ट कर दिया था। हेल बॉय जब सामने की तरफ आता है तो उस स्नेक ने उस पर भी हमला कर दिया बट हेल बॉय बहुत बहादुर था। सबसे पहला एडवांटेज कि उसकी बॉडी पर जो भी जख्म लगते वो अपने आप ही हील हो जाते। सांप ने उसके बॉडी पर मल्टीपल वार तो किए बट हेल बॉय उसे अपने हाथ से पकड़कर मार देता है। उस सांप ने तो एक बार हेल बॉय को काट लिया था जिससे कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। ये दुनिया थी मौत की, यानी जो आत्माएं मर जाती हैं वो इसी जगह पर आ जाती हैं। हेल बॉय को तो वहां पर कोरा दिखाई दी जिसे कि वो फॉलो करते हुए एक महल में आ गया। कोरा के साथ आने पर वो बोल रही थी कि मेरा सौदा तो पूरा हो चुका है, यानी मैं मर चुकी हूँ और तुम भी कुछ समय के लिए मरने की अवस्था में ही हो। पर यहाँ कोरा ने हेल बॉय को एक शॉकिंग बात बताई कि तुम्हारी मदर भी एक विच थी, उन्होंने भी अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था, इसीलिए डेविल उन्हें सजा देना चाहते थे तो वो उनके पेट में अपने ही जैसा एक बच्चा पैदा कर देते हैं। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हेल बॉय ही था। अब अचानक हेल बॉय को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो अपने बॉडी में वापस आ जाता है। ये सब करने के लिए टॉम ने उस लकी बोन का यूज किया था, वही लकी बोन जिससे कि हैटमैन और कई सारी आत्माएं उससे जुड़ी हुई हैं। उसने अपनी विश पूरी कर ली है तो अब हैटमैन उसे लेने जरूर आएगा। टॉम को ये बात पता थी इसीलिए वो जल्द से जल्द कहता है कि हमें यहाँ से तो निकलना होगा। वो सभी अब ट्रैवल करते हुए एक चर्च के पास आ जाते हैं और अंदर पहुंचते ही वहाँ पर एक पादरी मौजूद था। वो पादरी देख नहीं सकता था लेकिन उनके आने से पहले ही उसने कह दिया कि मुझे पता था कि तुम सब यहाँ आने वाले हो। बात ये थी कि कोरा की आत्मा उनके पास आई होती है और उसने सब कुछ बता दिया कि आगे क्या करना है। पादरी ने तो यहाँ पर टॉम के फादर की डेड बॉडी को देखा और उनका सम्मान पूर्वक फ्यूनरल करना स्टार्ट कर दिया। पादरी ये भी बताते हैं कि आने वाला समय बहुत ही मुश्किल होने वाला है, इसीलिए तुम सभी को एकदम तैयार रहना चाहिए। वहीं अब हेल बॉय को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इस जगह की सारी चीजें जैसे कर्स हो चुकी हैं। थोड़े समय में रात हो जाती है और बाहर की तरफ से वही विच मौजूद थी। वो तो टॉम को लेने के लिए आई थी क्योंकि उसने लकी बोन का यूज कर लिया था। हैटमैन भी जरूर यहाँ पर आता ही होगा उसे पकड़ने के लिए। तो सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि टॉम खुद को सरेंडर कर दे। लेकिन हेल बॉय के होने की वजह से किसी को क्या डरने की जरूरत। हेल बॉय टॉम के सामने आकर उस विच को चुनौती देता है उससे फाइट करने के लिए। उस जगह पर तो वो हैटमैन भी पहुंच चुका था जो सीधा हेल बॉय से फाइट करने चला आता है। दोनों के पास ही काली शक्तियां मौजूद थी लेकिन हैटमैन हेल बॉय से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। हैटमैन ने तो बिना देरी की अपनी काली शक्तियां यूज की और कई सारे नुकीले लोहे के टुकड़े उसकी तरफ मार दिए। हेल बॉय उनसे बचने की कोशिश तो करता है पर कई सारे टुकड़े उसके बॉडी से भी लगकर आर पार हो जा रहे थे।
हेल बॉय इस समय बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। तभी पादरी ने बॉबी को कहा कि जल्द से जल्द हेल बॉय को लेकर चर्च में आ जाओ। बाहर मौजूद वो सारी बुरी आत्माएं हैं, वो सब चर्च के अंदर बिल्कुल कदम नहीं रख सकती। बॉबी तो हेल बॉय की हालत देखकर बहुत ही परेशान हो रही थी और उसे ठीक करने की कोशिश करती है, यानी जब तक वो सब चर्च के अंदर मौजूद है तब तक सुरक्षित रहेंगे। अब हैटमैन को किसी भी तरीके से टॉम को खत्म तो करना ही था, तभी उसने अपनी और ज्यादा शक्तियों का यूज करने का डिसाइड किया। पास ही में एक ग्रेवयार्ड होता है जिसमें से उसने कई सारे मुर्दा लोगों को जिंदा कर दिया था। वो सारे मुर्दा लोग चर्च के अंदर जा सकते थे, तो अब ज़ॉम्बी की तरह वो सभी पर हमला करने लगे। हेल बॉय अपनी गन की मदद से उन्हें शूट तो करता है, बट उनकी क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही थी। पादरी ने बताया कि ये काली आत्माएं हैं और इन्हें सिर्फ गॉड से रिलेटेड चीजें ही खत्म कर सकती हैं। टॉम को याद आता है कि अभी भी उस लकी बोन के अंदर थोड़ी पावर बची हो सकती है, इसीलिए उसने अब एक वेपन के ऊपर होली क्रॉस का सिंबल बना दिया। हेल बॉय तुरंत ही ये क्रॉस लेकर सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना स्टार्ट कर देता है। इनफैक्ट वो तो बाहर निकलकर हैटमैन को भी नहीं छोड़ता। हैटमैन की बॉडी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। अब यहाँ सुबह होने पर पता चला कि हैटमैन मरा नहीं है, बल्कि वो तो एक क्रो बनकर वहां से उड़ गया था। हेल बॉय और टॉम ने डिसाइड किया कि किसी भी तरीके से उसे मारना ही होगा, नहीं तो वो टॉम की आत्मा को अपने साथ लेने के लिए जरूर आएगा। कोरा को तो वो पहले ही मार चुका है, इसीलिए हेल बॉय नहीं चाहता कि टॉम भी मर जाए। तो अब हेल बॉय बॉबी की सुरक्षा के लिए उसे चर्च में रहने के लिए कहता है। तब तक वो टॉम के साथ जाएगा और उस हैटमैन को मार कर आएगा। बॉबी भी हेल बॉय के साथ ही जाना चाहती थी, बट हेल बॉय उसे मना करते हुए वहां से चला जाता है। अब तो बॉबी चर्च में रहकर बार बार यही सोच रही थी कि आगे क्या होगा, पर उसे एक और बात नहीं समझ में आती कि चर्च के थोड़े ही पास में ग्रेवयार्ड किसने बना दिया। इस बात पर उस पादरी ने कहा कि कई साल पहले यहाँ के थोड़ी ही जगह पर माइनिंग एरिया हुआ करते थे, पर उस माइनिंग एरिया में कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। अब उनकी आत्मा को शांति देने के लिए उस माइनिंग एरिया को हटाकर वहाँ ग्रेवयार्ड बना दिया गया। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें ग्रेवयार्ड से भी रिलेटेड हो सकती हैं। उस पादरी ने तो बॉबी को एक और इम्पोर्टेंट बात बताई कि अगर तुम्हें उस हैटमैन को मारना है तो किसी भी तरीके से उस माइनिंग एरिया के नीचे वाले हिस्से को पूरा डिस्ट्रॉय करना होगा। वहां पर कई सारी आत्माएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। इससे वो हैटमैन बहुत कमजोर हो जाएगा और उसे मारना बहुत आसान होगा। दूसरी तरफ हेल बॉय टॉम के साथ उस इलाके में पहुंच गया जहां पर हैटमैन रहा करता था। वो एक अबैंडन जगह होती है जिसके अंदर अब वो दोनों चले गए। टॉम को जितनी बातें हैटमैन के बारे में पता थी वो हेल बॉय को बता रहा था। उसके हिसाब से हैटमैन ने कई सारी जंगें लड़ी हैं। वो तो वर्ल्ड वॉर 2 के भी टाइम पर मौजूद था, जिसने कई लोगों की जानें ली थी। इतने ज्यादा लोगों को मारने के कारण उसे तो हेल में भी जगह नहीं मिली, इसीलिए उसकी आत्मा एकदम आजाद है और लोगों को फंसाने का ट्राई करती है। हेल बॉय को पता नहीं कुछ विजन आ रहे होते हैं, जैसे कि कोई खाने की टेबल हो और उस पर कोई बच्चा चिल्ला रहा है, और भी कई चीजें उसे दिखाई पड़ती हैं, जिससे हेल बॉय एकदम से कंफ्यूज हो गया। एक मोमेंट पर तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी मदर मौजूद है। हेल बॉय की मदर उससे कह रही थी कि ये आत्माएं मुझे पकड़ ले रही हैं और मुझे इन सारी चीजों के बीच में कैद होकर नहीं रहना। तो इसीलिए हेल बॉय की मदर अपने बेटे को ही कह रही थी कि तुम मुझे मार कर ये खत्म कर दो। बट हेल बॉय कैसे अपनी मदर को मार सकता था? भले ये एक विजन है, लेकिन हेल बॉय कैसे अपनी मदर को मार सकता था? थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सारी चीजें उस हैटमैन द्वारा बनाई गई एक जाल होती है। उसने हेल बॉय को इमेजिनेशन की दुनिया में पकड़ लिया है, और अगर हेल बॉय अपनी मदर को गोली मार देता तो इनडायरेक्टली वो उसे ही लगती। पर हेल बॉय किसी न किसी तरीके से हैटमैन का ये प्लान समझ जाता है। अब हमें माइनिंग एरिया में दिखाया गया जहां पर वो पादरी और बॉबी पहुंच चुके थे, यानी वो किसी भी तरीके से उस माइनिंग एरिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये देखने में भले ही इजी लग रहा था, लेकिन वहां कई सारी काली आत्माएं होती हैं। उन काली आत्माओं ने तो सीधा पादरी के ऊपर हमला करके उसे मारना स्टार्ट कर दिया। बॉबी कुछ कर नहीं पाती, लेकिन धीरे धीरे वो आत्माएं पादरी को खत्म कर देती हैं। वहां पर तो वो बड़ा सा स्पाइडर भी आ गया जो इतने समय से छुपा हुआ था। उसका काम होता है बुराई करना। वो तो पहले से ही बुरा था, इसीलिए बॉबी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ चलता है। पर यहाँ शॉकिंग बात पता चली कि पादरी मरने के बावजूद भी बॉबी की बहुत अच्छी तरीके से मदद करते हैं और उसे बचाते हैं। वहाँ पर हेल बॉय तो उस हैटमैन के साथ बहुत बुरी तरीके से लड़ रहा था, पर देखने से लगता है कि वो हैटमैन आखिर जीत ही जाएगा। लेकिन अचानक पता चला कि बॉबी अब यहाँ पर पादरी की आत्मा की मदद से उस जगह पर एक बड़ा धमाका करती है। ये धमाका होने के कारण पूरा माइनिंग एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका था, यानी हैटमैन की शक्तियां बहुत ही कम हो गई थी। वो हेल बॉय को अपने जाल में नहीं फंसा पाता और हेल बॉय इसका मौके का फायदा उठाकर सीधा उसे शूट कर देता है। हैटमैन की दिमाग के अंदर से कई सारे सोने के सिक्के निकले थे। ये वो सिक्के हैं जिससे आत्माएं जुड़ी थी।
और इतने लोगों की आत्मा का सौदा इस हैटमैन ने किया था। हैटमैन के मरने के बाद ये पूरी जगह एकदम सेफ हो चुकी थी। वो विच भी अब बहुत कमजोर हो जाती है जो अपने बूढ़े रूप में आ चुकी थी। टॉम अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए उस विच को बहुत बुरी सजा देता है। वापस चर्च में आने पर आखिरकार वो बॉबी से मिल रहे थे। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भी बुला लेते हैं। हेलबॉय, टॉम और बॉबी तीनों साथ में बैठकर अब निकल पड़े थे एक नए मिशन के लिए। पर हेलबॉय को कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा था कि अभी भी ये मिशन खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी ज्यादा खतरनाक विचेस और आत्माएं आने वाली हैं। हमारी कहानी इसी मिक्स फीलिंग के साथ खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।